Good morning, everyone. Welcome to Exact IAS. Here I am Twinkle Kotwani with you all discussing today's newspaper. So आज है 16th of September 2024. So शुरू करते हैं आज की यूपीएससी ओरिएंटेड न्यूज के साथ। हमारी पहली न्यूज क्या कहती है? निपाह डेथ confirmed in Malappuram, 150 contacts asked to isolate themselves. Basically मालापुरम केरल की हेल्थ अथॉरिटीज ने कंफर्म किया है कि मालापुरम में एक केस सामने आया जो कि निपाह वायरस से इन्फेक्टेड पर्सन था जिसकी डेथ हो गई। फिर उसके बाद उस पर्सन से रिलेटेड सारे क्लोज जो भी लोग उस पर्सन के कांटेक्ट में है उन सबको बताया गया कि भाई जो पर्सन है वो निपाह वायरस से इन्फेक्टेड था और उसकी डेथ हो गई है। जो सस्पेक्टेड पर्सन है, जो इन्फेक्टेड पर्सन के सराउंडिंग में थे, उन सबको आइसोलेट होने को बोला गया है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से निपाह वायरस को समझना। निपाह वायरस इज एन जूनोटिक वायरस, मतलब कि ऐसा वायरस जो कि एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर होता है। ये आइदर डायरेक्ट कांटेक्ट से भी ट्रांसफर हो सकता है या फिर कंटामिनेटेड फूड वगैरह से भी ट्रांसफर हो सकता है। इट्स नॉट ओनली अ जूनोटिक, मतलब ये सिर्फ एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसफर नहीं होगा, ये पर्सन टू पर्सन भी ट्रांसफर हो सकता है। इसीलिए तो हेल्थ अथॉरिटीज ने निकाला है ना 150 पर्सन की लिस्ट कि अब आप लोग अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए। हो सकता है कि उस इन्फेक्टेड पर्सन से निपाह वायरस आपके अंदर भी आ गया हो। निपाह वायरस को और डेप्थ में समझे तो इसे 1998 में आइडेंटिफाई किया गया था मलेशिया में। इसका रीजन देखा जाए तो फ्रूट बैट्स आर नेचुरल होस्ट ऑफ निपाह वायरस। निपाह वायरस के नेचुरल होस्ट जो होते हैं वो बैट्स होते हैं। बैट्स मतलब चमगादड़। बेसिकली बैट्स से ये एनिमल्स में ट्रांसफर हो सकता है और अलग अलग एनिमल से ह्यूमन बींग्स में ट्रांसफर होता है। साथ के साथ इसके अंदर ये भी कैपेबिलिटी रहती है कि ये पर्सन टू पर्सन भी ट्रांसफर हो जाता है। अगर इस वायरस की बात करें तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है, मतलब कि जैसे कुछ वायरस होते हैं डबल हेलिक्स और कुछ रहते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड। तो जो निपाह वायरस है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। सिंगल मतलब ये अपन देख सकते हैं जो ये स्ट्रक्चर है ये सिंगल स्ट्रैंडेड है। इसको टेस्ट करने के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट कराया जाता है। देखा गया है इसके कॉमन साइंस देखा जाए, सिम्टम्स देखे जाए कि पर्सन अगर इन्फेक्टेड है तो उसे क्या क्या देखने को मिल सकता है। फीवर हो गया, हेडेक हो गया, मसल एक हो गया। साथ के साथ इसकी सीवियरिटी को देखा जाए तो इट कैन कॉज माइल्ड टू सीवियर डिसीज इंक्लूडिंग स्वेलिंग इन द ब्रेन एंड पोटेंशियली डेथ। बेसिकली जो ये निपाह वायरस है ना वो रेस्पिरेटरी एज वेल एज न्यूरोलॉजिकल हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट निपाह वायरस। निपाह वायरस हमारे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस तरह का वायरस है? आरएनए वायरस है। क्या किस टाइप से ट्रांसमिट होता है? जूनोटिक भी है एज वेल एज पर्सन टू पर्सन भी ट्रांसफर हो सकता है। ये सारी चीजें यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और हमने ये सारा कुछ डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट आर्टिकल, बॉम्ब एक्सप्लोड्स एट मिनिस्टर्स हाउस इन मणिपुर, नो कैजुअलिटीज रिपोर्टेड। बेसिकली हम सब जानते हैं जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो अनस्टेबिलिटी से गुजर रहे, कहीं ना कहीं वहां पे वॉयलेंस लाइक सिचुएशंस देखने को मिल रही हैं। स्पेशली मणिपुर स्टेट में कई सालों से एक इशू चलता आ रहा है कुकी और मेती ट्राइब को लेकर के। उनको स्टेटस चाहिए, स्केड्यूल ट्राइब का दर्जा चाहिए ताकि उन्हें बेनिफिट्स मिल पाए। सो उसके चलते कहीं ना कहीं दोनों ग्रुप्स एक दूसरे पर अटैक करते रहते हैं। उसी का रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है कि मणिपुर में वॉयलेंस लाइक सिचुएशन कंटिन्यूअसली बनी ही हुई है। Next is CIC asks railway to disclose list of staff with disabilities। हम सब जानते हैं, हमने अभी रिसेंटली देखा था यूपीएससी की कैंडिडेट, मे बी हर नेम इज पूजा। देखा गया कि उन्होंने किस तरह से अपना डिसेबिलिटी का फेक सर्टिफिकेट बनवा के अपनी पोस्ट रिजर्व की। मतलब कि
पर्सन विद डिसेबिलिटीज के अंतर्गत जो कोटा अवेलेबल रहता है उनको उस कोटे के अंतर्गत क्वालिफाई किया गया और आईएएस बनाया गया। बट ऑन ग्राउंड देखा जाए रियलिटी में तो वो जो एस्पिरेंट थी वो डिसेबल थी ही नहीं। सो इस तरह से डिसेबिलिटी के बढ़ते केसेस सामने नजर आ रहे हैं। सो उसी के रिगार्डिंग रेलवे की जो वैकेंसीज रहती हैं उसके फुलफिलमेंट में भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए कोटा रिजर्व रहता है। सो एक पर्सन ने कंप्लेंट फाइल किया कि रेलवेज के रिक्रूटमेंट में भी फेक पर्सन विद डिसेबिलिटी के सर्टिफिकेट शो किए गए हैं और जॉब को सिक्योर किया गया है। सो उसी को लेकर के CIC दैट इज चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने रेलवे से कहा कि आप पर्सन विद डिसेबिलिटीज की डेटा को हमें प्रोवाइड करिए ताकि हम चेकआउट कर सके। ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है? साइटिंग रीसेंट केस ऑफ फ्रॉड, कमिश्नर सेज इट इज इन पब्लिक इंटरेस्ट टू रिवील सच इंफॉर्मेशन। इस तरह की इंफॉर्मेशन ना प्राइवेट कहलाती है, कहीं ना कहीं ये राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत आती है। बट जो पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए या बढ़ते हुए फ्रॉड केसेस को देखते हुए जरूरी है कि हम इस इंफॉर्मेशन को पब्लिकली अवेलेबल करवा पाए। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन हमारे लिए CIC इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिस्कस करते हैं। CIC को हमने 2005 में फॉर्म किया था। किसके अंतर्गत? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंतर्गत। CIC एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब कि इसे हमने एक स्टैट्यूट लॉ के अंतर्गत, एक्ट के अंतर्गत मेंशन किया है। सो CIC को हमने 2005 के एक्ट के अंतर्गत मेंशन किया है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसके अंतर्गत पहला एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहते हैं और दूसरे जो एडिशनल इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहते हैं उनकी जो नंबर है वो 10 हो सकते हैं। 10 से कम हो सकते हैं बट 10 से ज्यादा नहीं हो सकते। नॉट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। अपॉइंटमेंट की बात करें तो ये अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट के थ्रू। कमेटी बनाई जाती है जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहते हैं और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर रहते हैं। इन तीनों लोगों की कमेटी बनाई जाती है। वो रिकमेंड करते हैं कि हमें चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन चाहिए और इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के थ्रू होता है। अगर इनके फंक्शंस की बात करें तो अगर किसी ने RTI फाइल की है, राइट टू इंफॉर्मेशन फाइल की है और लेकिन उसको इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है, कहीं ना कहीं उसे लग रहा है कि ये चीज गलत है, सो वो अपनी कंप्लेंट कहाँ फाइल कर सकता है? उस चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास। सो जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का मेजर काम है वो ये है कि वो इस तरह की कंप्लेंट्स को फाइल करे और उनको एड्रेस करके प्रॉब्लम को सॉल्व करे। The commissioner can order an inquiry into any matter if there are reasonable grounds। मतलब कि सुओ मोटो का पावर भी है। सुओ मोटो मतलब चीफ कमिश्नर अपने साइड से भी, मान लो कोई कंप्लेंट नहीं फाइल हुई है बट कमिश्नर को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ नजर आ रही है, सो उस केस में वो कमिश्नर सुओ मोटो के केस के थ्रू भी कोई भी केस खुद से उठा सकता है। वो कहीं से भी इंफॉर्मेशन या इंक्वायरी कंडक्ट कर सकता है। While inquiring, the commissioner has the power of a civil court in respect of summoning and requiring documents। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास सिविल कोर्ट जितनी पावर्स भी होती हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। हमारे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सो अच्छे से रिवाइज करिए। नेक्स्ट इज One nation, one election will be implemented in current term of NDA government. Census will begin soon। बेसिकली बहुत टाइम से इस चीज पर डिस्कशन चल रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन, ये क्या है? वन नेशन मतलब कि जैसे कि इंडिया पूरा एक नेशन है, इसलिए वहां पे इलेक्शन भी एक ही लेवल से होनी चाहिए। मतलब कैसे? जैसे अभी क्या होता है, लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शंस होते हैं, दोनों के अलग अलग डेट्स रहते हैं। हो सकता है जनवरी में लोकसभा के इलेक्शंस हो गए, फिर अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग डेट्स में इलेक्शंस होते रहते हैं। लेकिन इस स्कीम के अंतर्गत, इस प्रोविजन के अंतर्गत, वन नेशन वन इलेक्शन के अंतर्गत हम बात करें कि लोकसभा के इलेक्शंस और स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्शंस को साइमल्टेनियसली मतलब कि एक साथ कंडक्ट करवाने की बात की जा रही है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जो लोकल बॉडीज के इलेक्शंस होते हैं, पंचायत के हो गए, अर्बन लोकल बॉडीज के हो गए, इन सबके इलेक्शंस
जब लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस हुए ना, उसके अंतर्गत 100 दिन के टाइम पीरियड के अंतर ही हमें लोकल बॉडीज के भी इलेक्शन कंडक्ट करवाने हैं। ये बात की जा रही है किसके अंतर्गत? वन नेशन वन इलेक्शन के अंतर्गत। इस चीज को लेके कई सारे चैलेंजेस सामने आए कि क्या ये स्टेप हमारा सही होगा, क्या ये स्टेप गलत होगा, क्या चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं, क्या हमारे पास क्या कमी है, हमें किस चीज पर और पहले डेवलप करना चाहिए, उसके बाद हमें वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। इसी चीज को कंसीडर करने के लिए मिस्टर रामनाथ कोविंद जी की चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई गई थी, जिसके चेयरमैन कौन थे? हमारे जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं, एक्स प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी, उनकी अध्यक्षता में, उनकी चेयरपर्सनशिप में एक कमेटी बनाई गई जो कि इंक्वायर करेगी किस इशू को? वन नेशन वन इलेक्शन। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि हमें क्या बेनिफिट हो सकता है वन नेशन वन इलेक्शन से। सो फर्स्ट वन इज रिड्यूसिंग गवर्नेंस डिस्ट्रैक्शन। बेसिकली गवर्नेंस रिलेटेड जो डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट पहले लोकसभा के इलेक्शंस में बिजी थी, फिर कुछ समय बाद स्टेट्स में इलेक्शंस होना शुरू हो गए, तो इसमें क्या रहेगा ना कि गवर्नमेंट कंटिन्यूअसली अपने इलेक्शंस के काम में ही बिजी रहेगी, वो गवर्नेंस तो करेगी ही नहीं। हम गवर्नमेंट क्यों बनाते हैं? गवर्नेंस करने के लिए, एडमिनिस्टर करने के लिए। तो अगर गवर्नमेंट सिर्फ इलेक्शंस कंडक्ट करने में, इलेक्शंस को करने में बिजी रहेगी, तो कहीं ना कहीं गवर्नेंस कम होता हुआ नजर आएगा। अगर हम एक ही टाइम पे दोनों जगह इलेक्शंस करवा दिए, स्टेट्स में भी और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी, तो एक बार में गवर्नमेंट फुर्सत, बार बार उसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं हमें गवर्नेंस बढ़ता हुआ नजर आएगा, पहली चीज। दूसरा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इम्पैक्ट। हम सब जानते हैं जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाया जाता है तो उस समय हमारे ऊपर कुछ रूल्स रेगुलेशंस वर्क करते हैं, इवन गवर्नमेंट के ऊपर भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस वर्क करते हैं, जैसे कि वो कोई बड़ी पॉलिसी नहीं ला सकती, कोई बड़ी स्कीम नहीं ला सकती, बजट नहीं शो कर सकती। इस तरह की चीजें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में हमें फॉलो करनी रहती है। सो अगर एक ही बार में इलेक्शंस हो जाएंगे तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का भी टाइम कम हो जाएगा, हमें ज्यादा टाइम मिल पाएगा कि हम पॉलिसीज बनाएं, स्कीम्स बनाएं, जनता के लिए काम करें। देन थर्ड वन इज एड्रेसिंग पॉलिटिकल करप्शन। देखा गया है कि जितना मल्टीपल टाइम्स इलेक्शंस कंडक्ट हो रहे हैं ना, उतना ज्यादा पॉलिटिकल करप्शन बढ़ता हुआ सा नजर आ रहा है। सो उस चीज को कम करने के लिए भी वन नेशन वन इलेक्शन वर्क कर सकता है। कॉस्ट सेविंग्स एंड इलेक्टोरल इंफ्रास्ट्रक्चर। हम सब जानते हैं इलेक्शंस में कितना मनी स्पेंड होता है, कितना लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इलेक्शंस में खर्च करना पड़ता है, चाहे वो कैंपेन्स हो गई, चाहे वो अवेयरनेस हो गई, चाहे वो इलेक्शन को कंडक्ट करवाना ही क्यों ना हो गया, हमें अलग अलग पर्सनल्स, अलग अलग लोगों की हेल्प लेनी पड़ती है। पुलिस डिपार्टमेंट हो गए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हो गए, हर एक डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो जाता है इलेक्शंस को करने में। स्कूल के टीचर्स हो गए, सब लोग कहीं ना कहीं कहाँ इन्वॉल्व हो जाते हैं? इलेक्शंस में। सो अगर हम एक ही टाइम पे सब इलेक्शन कंडक्ट करवा लेंगे तो क्या होगा कि उनका भी जो यहाँ वहाँ इन्वॉल्वमेंट पीरियड है, मतलब कि जो वो अपना मेन काम छोड़ के इलेक्शन में बिजी रहते हैं, वो टाइम कम हो जाएगा। इससे क्या होगी? कॉस्ट सेविंग भी हो जाएगी और जो इलेक्टोरल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी हमें कम टाइम और कम लोगों का जरूरत लगेगी। देन सिटीजन कन्वीनियंस। ऑब्वियस सी बात है, अभी क्या सिटीजन अलग अलग बार वोट्स देने जाता है, कभी वो जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए वोट देने, कभी वो स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, कभी वो लोकल गवर्नमेंट्स के लिए। तो सिटीजन को बार बार इलेक्शन में इन्वॉल्व रहना भी एक थोड़ा सा कम पसंद आता है। वो एक बार में जाके अपना वोट देकर आ जाएगा और वो श्योर रहेगा कि भाई मैंने किनको वोट दिया है या क्या मेरी प्रायोरिटीज रही है, किस गवर्नमेंट को, मैं किस पार्टी को इलेक्ट करने की बात कर रहा हूं। देन ऑप्टिमाइजिंग लॉ इन्फोर्समेंट रिसोर्सेस। हम सब ने देखा कि लॉ को इन्फोर्स करने के लिए हमें पुलिस फोर्सेस, आर्म फोर्सेस, सब चीजों की जरूरत पड़ती है। सो उनको भी हम अपने रिसोर्सेस को भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ये सारे हुए बेनिफिट्स। अब कुछ हमारे पास चैलेंजेस भी हैं जिसे हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न्स एंड मिड टेन्योर कोलैप्स। इस बात की गारंटी बिल्कुल भी नहीं है कि अगर हमने एक बार चलो ठीक है साइमल्टेनियस करके
इलेक्शंस कंडक्ट करवा भी दिए, तो क्या चांसेस नहीं है कि मिड टर्म कोलैप्स हो जाएंगी चीजें? कई बार हमने देखा है कि गवर्नमेंट्स अपना टेन्योर कंप्लीट करने के पहले ही कोलैप्स हो जाती हैं, या तो मेजॉरिटी के कारण या फिर किसी और कंडक्ट के कारण। मल्टीपल चीजें सामने आती हैं जिसकी वजह से मिड टर्म कोलैप्स देखने को मिलता है। दूसरी चीज, कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोविजन है कि 5 इयर्स का टेन्योर दिया गया है गवर्नमेंट को। अगर हमें अभी उन चीजों को साइमल्टेनियस करना है तो कहीं ना कहीं हम कॉन्स्टिट्यूशन को भी ब्रीच करेंगे, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल के प्रोविजन को, दैट इज टेन्योर ऑफ 5 इयर्स, उसको भी हमें कम ज्यादा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक बार अगर हम सारे स्टेट्स को और सेंट्रल गवर्नमेंट को साथ में लाना चाहते हैं तो कुछ गवर्नमेंट्स का टेन्योर खत्म होने वाला होगा, उनको वेट करना पड़ेगा, कुछ का बचा होगा तो उनको हम पहले खत्म कर देंगे। इस तरह से ये एक कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के भी अगेंस्ट जा रहा है। देन लॉजिस्टिकल चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग वन नेशन वन इलेक्शन। लॉजिस्टिकल चैलेंजेस, अभी हम जानते हैं कि हमें अगर एक इलेक्शन कंडक्ट करवाना रहता है तो हम सारी फोर्सेस को अपने उस काम में लगा देते हैं। तो क्या जब हम इतने बड़े लेवल पे एक ही इलेक्शन कंडक्ट करवाएंगे तो क्या उतनी लॉजिस्टिकल चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं? उतने जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए रहता है, वोटिंग मशीन्स चाहिए रहती हैं, फोर्सेस चाहिए रहते हैं, फैकल्टीज चाहिए रहती हैं, क्या वो सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल है? और सबसे बड़ी बात, क्या सिटीजन के अंदर अवेयरनेस अवेलेबल है? उसे क्या सेग्रीगेट करने आते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के इश्यूज अलग होते हैं, उनकी लॉज बनाने की लिस्ट अलग है, स्टेट गवर्नमेंट के इश्यूज अलग रहते हैं, उनके लॉज बनाने का हमने 7th शेड्यूल में सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर रखा है। सो उस बेसिस से सिटीजन अपने चीजों को सेग्रीगेट करे कि मुझे क्या प्रॉब्लम जा रही है, मुझे किस जगह पे कौन सी पार्टी को इलेक्ट करना है। वो क्या करेगा, सिटीजन के अंतर्गत अगर अवेयरनेस नहीं रहेगी तो वो क्या करेगा कि सबको इकट्ठा कर देगा, मतलब कि सेंट्रल इश्यूज और स्टेट इश्यूज को ध्यान में ना रखते हुए वो सिर्फ एक पार्टी बायस हो जाएगा कि मुझे ये पार्टी पसंद है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी मैं इसी को वोट दूंगा, स्टेट गवर्नमेंट में भी मैं इसी को वोट दूंगा। तो ये कहीं ना कहीं एक चैलेंजिंग सिचुएशन हो गई है कि आपको इंडियन पीपल्स को इतनी बड़ी जो डेमोक्रेसी कंडक्ट करवाते हैं, इंडियन सिटीजन्स को आपको इस चीज के लिए अवेयर करना कि सेंट्रल लेवल का अलग होता है इलेक्शन, स्टेट लेवल का अलग होता है, दोनों को इश्यूज में अपनी डिमांड को ध्यान में रखते हुए आपको अपने वोट्स को देना है। देन फेडरलिज्म कंसर्न्स एंड लॉ कमीशन फाइंडिंग। लॉ कमीशन का भी कहना यह है कि अभी जो ये वक्त है ना, ये सही वक्त नहीं है वन नेशन वन इलेक्शन कंडक्ट करवाने का। आर्टिकल 1 ही हमें फेडरलिज्म के बारे में बताता है, सो उस चीज को भी कहीं ना कहीं गलत इंपैक्ट होगा। देन रिकरेंस ऑफ इलेक्शंस एंड डेमोक्रेटिक बेनिफिट्स। अगर मल्टीपल टाइम इलेक्शंस होते हैं तो जो पॉलिटिशियंस रहते हैं वो मल्टीपल टाइम्स जनता के पास जाते हैं, उनको अपने फेसेस दिखाते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स सुनते हैं। अगर एक बार में इलेक्शंस हो गया तो क्या पता जो भी गवर्नमेंट बनी 5 साल तक वो नजर ही नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि स्टेट में भी उसकी गवर्नमेंट है, सेंट्रल लेवल पे भी उसकी गवर्नमेंट है। तो हमें इससे ये भी चांसेस है कि जो डेमोक्रेटिक बेनिफिट्स हैं उनका जो एक अपना इंटरेस्ट रहता है कि हम जनता के पास जाएं, तब ना जाके हमें अलग अलग स्टेट्स में जनता पहचानेगी, हमें वोट देगी, सो वो भी हमें कम होता हुआ नजर आ सकता है। सो ये सारे चैलेंजेस हैं जो कि वन नेशन वन इलेक्शन से एसोसिएटेड है। अगर हमें इस तरह के स्टेप्स उठाने हैं तो हमें पहले उसके लिए एक फील्ड तैयार करना पड़ेगा। पहली चीज, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, सबका एक तरह से सर्वे कंडक्ट करवाना चाहिए पहले तो कि क्या ये चीज सही है, क्या ये काम करेगी, हमें इस तरफ अपने स्टेप्स बढ़ाने चाहिए। फिर उसके बाद साथ के साथ अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी, मतलब कि वन शॉट में आप वन इलेक्शन वन नेशन को नहीं अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा। So this was all about one nation one election. Next is Bangladeshi and Rohingya infiltration biggest issue in Jharkhand says Modi. हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि जो झारखंड की पॉपुलेशन का कंपोजिशन है वो कहीं ना कहीं हमें बदलता हुआ नजर आ रहा है। जहां 1951 में वहां पे एसटीज की पॉपुलेशन 50% के अप्रोक्स थी, 50 to 55% के अप्रोक्स थी, वो अभी 2011 में घट करके सिर्फ और सिर्फ 21% रह गई है। सो क्या हो रहा है,
इनफिल्ट्रेशन हो रहा है। बांग्लादेश से जो माइग्रेंट्स हैं वो विदाउट फिल्ट्रेशन या विदाउट लीगल प्रोसेसेस हमारे झारखंड वाले स्टेट में आ जा रहे हैं। हमारे रिसोर्सेज हो गया, अपॉर्चुनिटीज हो गया, सब में अपना एक इक्वल शेयर ले रहे हैं। ये एक तरह की हमारे लिए झारखंड स्टेट को लेकर के प्रॉब्लम है। Then next is I&B ministry to use AI tool to predict media trends. जो हमारी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है उसने एक अपना प्रपोजल सामने रखा है कि अपकमिंग न्यूज़ेस को प्रिडिक्ट करने के लिए, अपकमिंग चीजों को प्रिडिक्ट करने के लिए अब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को कंबाइन करके यूज करेगी ताकि चीजें पहले ही I&B मिनिस्ट्री को प्रिडिक्ट हो जाए। आखिर मीडिया में चल क्या रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है, आने वाले समय में ये किस तरफ शिफ्ट हो सकता है, ये सारी चीजों को प्रिडिक्ट करने के लिए अब ये मिनिस्ट्री AI का यूज करेगी। इंडिया सेंड सप्लाईज टू टाइफून हिट लाओस, म्यांमार, वियतनाम। जो ये हमारा रीजन है लाओस, वियतनाम और म्यांमार वाला रीजन, यहाँ पे टाइफून यागी देखा गया है। टाइफून यागी की वजह से वहां पे काफी सारा डिस्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है, जन मन की हानि हो रही है, धन की भी हानि हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर, लोगों के लिए फूड क्राइसिस, अलग अलग प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। सो इस टाइफून यागी वाले रीजन में इंडिया अपना असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, वहां पे फूड अवेलेबल करा रहा है, फोर्सेस प्रोवाइड करा रहा है ताकि लोगों को सिक्योरली रेस्क्यू किया जा सके। इसके तहत हम इस चीज को कनेक्ट कर सकते हैं अपनी सागर पॉलिसी से। हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो इंडियन ओशन वाला रीजन है वो सिक्योर एंड ग्रोथ ऑफ ऑल वाले एम के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, सिक्योर एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन इंडियन ओशन रीजन। सो उस रीजन के आखिर लाओस, म्यांमार, वियतनाम ये किस रीजन में लाया करते हैं, इसी रीजन में। सो इनकी सिक्योरिटी इंश्योर करना कि ये अगर किसी डिजास्टर से इम्पैक्ट हुए तो उनको रिलीफ प्लान्स, रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए स्टेप्स उठाना हमारा सागर पॉलिसी के अंतर्गत ही आता है। सो इस चीज को हम अपने मेंस आंसर राइटिंग में कोट कर सकते हैं कि टाइफून यागी के टाइम पे किस तरह से इंडिया ने अपने डिजास्टर रिलीफ प्रोग्राम्स चलाए और लाओस, वियतनाम और म्यांमार के लोगों की मदद की। देन नेक्स्ट इज अ क्रूशियल इलेक्शन इन श्रीलंका। नेक्स्ट इसी मंथ सितंबर में शायद 21 या 22 सितंबर को श्रीलंका में इलेक्शंस होने वाले हैं। सो उसी को लेकर के डेटा सामने आ रहा है कि पहली चीज श्रीलंका में प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम प्रैक्टिस की जाती है। प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम मतलब कैसे, इंडिया में क्या होता है कि हम ना एक ही पर्सन को, जैसे अगर आप लोकल लेवल की बात करो या लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करो, जब आप विधानसभा के लिए वोटिंग करने जाते हो तो आप सिर्फ सिंगल वोट देते हो, एक ही पर्सन को वोट देते हो कि भाई मेरी चॉइस ये है, खत्म बात। लेकिन इंडिया में भी जब राज्यसभा के मेंबर्स और प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उस टाइम पे चलता है प्रेफरेंशियल वोटिंग। प्रेफरेंशियल वोटिंग मतलब जितने कैंडिडेट्स खड़े हैं ना प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए या किसी भी पोस्ट के लिए, उनको हमें प्रेफरेंस देना पड़ता है कि हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस कौन है, सेकंड प्रेफरेंस कौन है। मतलब कि हमें कैंडिडेट्स को रेटिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। सिमिलरली इस तरह के इलेक्शंस जो है ना वो श्रीलंका में कंडक्ट करवाए जाते हैं। सो जो अभी श्रीलंका में इलेक्शन होने वाला है उसमें पहली चीज क्या प्रैक्टिस की जा रही है, प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम। मतलब कि जो पर्सन है वो अलग अलग अपने प्रेफरेंसेस को शो करेगा, पहली चीज। दूसरा ये कि हम सब जानते हैं कि श्रीलंका में हमें इकोनॉमिक चीजें बिगड़ती हुई नजर आई। पिछली जो गवर्नमेंट थी वो थी राजपक्षे जी की, उसके बाद 2 साल के बाद अब जाके श्रीलंका में इलेक्शंस होने वाले हैं। सो वहां की सिचुएशन कुछ इतनी ज्यादा बेहतर नहीं है। सो लोग ना एक ही पार्टी को लेकर के ज्यादा मतलब कह सकते हैं इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। प्रेफरेंशियल सिस्टम में क्या होता है कि आपने जो प्रेफरेंस दिए ना उस हिसाब से जो 50% से ज्यादा लोगों का प्रेफरेंस रहता है उसको ही कैंडिडेट, इलेक्टेड कैंडिडेट माना जाता है। इंडिया में क्या होता है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम।
जिसके पास सबसे ज्यादा वोट आए वही इलेक्टेड माना जाता है। लेकिन वहां पे ऐसा रहता है कि आपके पास वोट्स कितने आए वो भी मैटर करता है, आपको वो वोट परसेंटेज 50% से ज्यादा ऊपर ही लेकर जाना है। सो अभी रिसेंट स्टडीज देखी गई श्रीलंका में कि इकोनॉमिक डाउन फेज देखने के बाद जो वहां की जनता है वो अलग अलग गुटों में बट गई है, अलग अलग लोगों को सपोर्ट कर रही है। सो वहां पे ये भी चीज मुश्किल हो गई है कि जो अभी इलेक्शंस होंगे उसमें सिंगल पर्सन को 50% से ज्यादा प्रेफरेंसेस मिल रहे हैं या नहीं। सो चांसेस है कि वहां पे क्या हो सकती है, डबल काउंटिंग। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, डबल काउंटिंग करते हैं, मतलब कि सेकेंड राउंड की भी काउंटिंग होती है, जो पर्सन का लास्ट प्रेफरेंस रहता है उसको शिफ्ट कर दिया जाता है पहले प्रेफरेंस में। इस तरह से हमें एक मोर देन 50% लाना पड़ता है कैंडिडेट्स को, तब जाके उसे इलेक्टेड कैंडिडेट माना जाता है। सो दिस वाज अबाउट द श्रीलंका इलेक्शन, नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। हमें एक जनरल अवेयरनेस के लिए समझना था कि किस टाइप के इलेक्शंस हमारी नेबरहुड कंट्री में प्रैक्टिस किए जाते हैं, और आने वाले समय में आखिर वहां इलेक्शन होंगे, वहां के रिजल्ट आएंगे, तो हमें पता रहना चाहिए कि क्या चीज वहां पे ज्यादा वर्क कर रही है। देन नेक्स्ट इज रियलाइजिंग द रूरल अर्बन कंटिन्यूम। बेसिकली इस एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है कि करंट सिनेरियो में पीपल्स आर माइग्रेटिंग। माइग्रेशन जो है वो डायरेक्ट रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं सेमी अर्बन कह लो, या जो एरियाज अर्बन अभी बन रहे हैं उन एरियाज में हो रहा है, अर्बन एरियाज की पेरीफेरी में हो रहा है। सो इस चीज को लेकर के अलग अलग चैलेंजेस सामने देखने को मिलते हैं। सो जरूरत है कि हम उन चैलेंजेस को ठीक करें। उसमें से पहला चैलेंज ये है, देयर हैज बीन एन ओवर सेंट्रलाइजेशन ऑफ फाइनेंसेस इन रीसेंट टाइम्स। हम सब जानते हैं कि जो हमारी लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनके पास जो फंड आता है, जो पैसा आता है, वो कहाँ से आता है, बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट से। साथ के साथ वो पैसा टाइड मनी आता है। टाइड मनी मतलब कि जब पैसा आता है ना तो वो ऑलरेडी एक सेक्टर के लिए टाइड होके आता है कि आपको ये पैसा इस सेक्टर में ही खर्च करना है, आप अलग सेक्टर में नहीं खर्च कर सकते हो। सो इन माइग्रेशन को रोकने के लिए, इस माइग्रेशन को फैसिलिटीज, रिसोर्सेस प्रोवाइड करने के लिए हमें सबसे बड़ी चीज क्या रहेगी, फाइनेंसेस। लेकिन लोकल गवर्नमेंट्स के पास फाइनेंसेस का भी इतना ज्यादा, जो कह सकते हैं ना कि कहाँ से वो फाइनेंसेस ले सकते हैं, उनके पास इतनी ज्यादा पावर नहीं है। कहीं ना कहीं इंडिया में लोकल गवर्नमेंट के लिए फाइनेंसेस का सेंट्रलाइजेशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखा गया है। सो जरूरत है कि हम उसे ठीक करें। The 13th Finance Commission pointed out this issue by mentioning how local bodies were getting asphyxiated। मतलब कि किस तरह से लोकल बॉडीज के पास फाइनेंस इकट्ठा करने का पावर कम है, और उनके पास जो पैसा आता है वो किस फॉर्म में आता है, टाइड मनी के फॉर्म में, ऑलरेडी डिस्कस। देन these contiguous areas do not qualify for funding। देखो हम ना अलग अलग स्कीम्स चलाते हैं, और स्कीम्स के अंतर्गत क्या रहता है, हम क्राइटेरिया सेट कर रखें कि किस एरिया को, किन लोगों को स्कीम्स का बेनिफिट मिलेगा। सो जो लोग माइग्रेट करके अर्बन पेरीफेरी में रहते हैं या फिर सेमी अर्बन रीजन, सेमी अर्बन मतलब कैसे रीजन्स जो अभी अर्बन तो नहीं बने, सेमी अर्बन है। सो उन एरियाज में रहने की वजह से उन, जैसे कि वो तो ऑन पेपर दिखाए नहीं गए, उन्होंने सेमी अर्बन तो बन गए बट अर्बन नहीं है, लेकिन जो मिशंस चल रहे हैं वो अर्बन सिटीज के लिए चल रहे हैं। सो उस चीज की फंडिंग या वो पैसा इन लोगों के लिए अवेलेबल ही नहीं हो पाता है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं अमृत सिटी की या स्मार्ट सिटीज की। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हम अर्बन सेंटर्स को और भी ज्यादा डेवलप करने की बात करें, लेकिन जो ये माइग्रेशन हो रहा है वो सेमी अर्बन रीजन में आ रहा है। सो जो ये एरियाज हैं वो इस एम्बिट में ही नहीं आते कि उनको फंडिंग्स अवेलेबल हो सके और उनका ग्रोथ इंश्योर हो सके। सेकेंड चैलेंज, अब अगर बात की जाए आगे की, then district planning committees comprising the जिला पंचायत and urban local bodies need to be strengthened and mobilized। अगर हम इस प्रॉब्लम को ठीक करने की बात करें कि हमें क्या करना चाहिए, तो उसका सॉल्यूशन क्या है कि जो जिला पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज रहती हैं उनको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, उनको थोड़ी सी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की जरूरत है, उनके पास भी पावर अथॉरिटीज होनी चाहिए अपने फाइनेंसेस इकट्ठा करके और अपने हिसाब से जो कि उस रीजन की डिमांड है उस हिसाब से वो पैसा खर्च करने की।
Thus, the urban and rural continuum is rapidly expanding. Urban areas needs urgent interventions at both the infrastructure and governance level. हम सब जानते हैं जो इंडिया का माइग्रेशन लेवल है ना, रूरल टू अर्बन, वो बहुत तेज स्पीड से बढ़ रहा है. सो जरूरत है कि हम अर्बन एरियाज में सेमी अर्बन एरियाज में अपनी गवर्नेंस को और भी ज्यादा बढ़ाएं, अपनी स्कीम्स का एम्बिट बढ़ाएं, वहां की लोकल गवर्नमेंट्स को स्ट्रेंथन करें ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े. नेक्स्ट इज अ ह्यूमन टच टू इंडियाज मिनरल इकोसिस्टम. बेसिकली इस एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है DMF के बारे में, दैट इज डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन. डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन हमने बनाया जो कि ऐसे एरियाज जो कि मिनरल रिच एरियाज है, वो कहीं ना कहीं क्या करते थे, पहले एक्सप्लॉइट कर देते थे मिनरल्स को, बट अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए. जिस रीजन में, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपने मिनरल का एक्सप्लॉयटेशन किया है, जरूरत है कि आप कुछ पैसा उस डिस्ट्रिक्ट के लिए कंट्रीब्यूट करें ताकि उस डिस्ट्रिक्ट का भी डेवलपमेंट हो सके. सो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने बनाया डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, जो कि एक फंड टाइप का है जिसके अंतर्गत लोग पैसा डालते हैं ताकि वो जितना उसके अंतर्गत परसेंटेज डिसाइड रहता है अपनी मिनरल एक्सप्लॉइटिंग रेट के हिसाब से, उस हिसाब से आपको उस फंड में कुछ पैसा डालना पड़ता है और फिर वो फंड उस डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट में यूज होता है. सो इस एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट फंड ने क्या क्या अच्छे स्टेप्स दिखाए हैं जिसकी वजह से लोगों का ग्रोथ देखने को मिला है. पहली चीज, DMFs आर हेल्पिंग यंग माइंड्स मास्टर ड्रोन टेक्नोलॉजी. मतलब कि अब जो DMF है वो इन्वेस्टमेंट अपनी बढ़ा रहा है ताकि लोगों के अंतर्गत उस चीज को लेकर के, स्किल्स को लेकर के हमें डेवलपमेंट नजर दिखता है. उसमें से एक एग्जांपल है कि DMF ने अभी ड्रोन टेक्नोलॉजी, हमारा यूथ के अंदर थोड़ी सी ना स्किल्स की कमी है, जो अपकमिंग टेक्नोलॉजी है वो अलग स्किल्स की डिमांड कर रही है. सो उन यूथ को स्किलफुल बनाने के लिए DMF अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है. पहली चीज. DMFs complement this goal through the welfare of the local communities in mining areas. Mining areas में welfare करना, साथ के साथ अपने जो टारगेट्स है ना उनको कहीं ना कहीं DMF क्या कर रहा है, टेन्योर के अंतर्गत बांध रहा है कि हमें 3 साल के अंतर्गत ये चीजें अचीव करनी है. सो इससे क्या होगा कि हमें अचीवमेंट दिखेगा. सो ये सारे चीजें जो DMF से रिलेटेड है, इस एडिटोरियल में DMF के रिसेंट ट्रेंड्स को बताया गया कि कहाँ कहाँ DMF काम करे, जैसे कि हमने देख लिया स्किल प्रोग्राम में. दूसरा, इनोवेशन में भी DMF वर्क कर रहा है. देन नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक एंगेजमेंट विद अ डिजिटल प्लग इन. 15 सितंबर को ग्लोबली डेमोक्रेटिक डे मनाया गया. इसी उपलक्ष्य में ये आर्टिकल लिखा गया कि अभी रिसेंटली क्या देखने को मिल रहा है ना, पहले क्या होता था, डेमोक्रेसी, जैसे सपोज इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, तो हम डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस करने के लिए क्या करते हैं, इलेक्शंस. डेमोक्रेसी का सबसे मेन एलिमेंट जो है वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. मैंने क्या टर्म यूज किए, 2, फ्री एंड फेयर. फेयर मतलब कि क्या होता है कि सबके लिए इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड अवेलेबल होनी चाहिए. लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज बढ़ रही हैं, लेकिन जो हमारी रूल बुक है वो पुरानी है, वो टेक्नोलॉजीज को इंक्लूड नहीं कर रही है. सो कुछ लूप होल्स हमें नजर आ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक इलेक्शन में कितना पैसा खर्च करना है वो डिसाइडेड है, सब पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर वो रूल अप्लाई करता है. लेकिन बढ़ती हुई टेक्नोलॉजीज को देखते हुए हमने अपने इलेक्शंस में खर्च करने के लिए डिजिटल पाथ को अपनाया. डिजिटल पाथ मतलब हम डिजिटल कैंपेन्स करने लगे, डिजिटली चीजों को अवेलेबल करवाने लगे. लेकिन ये डिजिटलाइजेशन को हमने रूल बुक में नहीं मेंशन किया. सो जो कुछ पार्टीज हैं जिनके पास पैसा बहुत है, सो वो क्या कर रही हैं कि डिजिटल एडवर्टीजमेंट को अपने कंट्रोल में रख रही हैं. वहां पे इतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रही हैं, वो तो मेंशन है नहीं, वो तो अंतर्गत आता नहीं है रूल्स के. सो वहां इतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दे रही है कि कहीं ना कहीं वो अपनी
पार्टी की एक मोनोपोली क्रिएट करने जैसी सिचुएशन हमें नजर आ रही है। मतलब कि डेमोक्रेसी में डिजिटलाइजेशन को बढ़ता हुआ देखकर हमें 3 चैलेंजेस सामने दिख रहे हैं। दैट इज रेगुलेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। पहला चीज मैंने बताया कि डिजिटल पाथ में कंपनी पार्टीज बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर कर रही हैं, सो उसको रेगुलेट करने की जरूरत है। सेकेंड थिंग इज कंटेंट ओवरसाइट, मतलब कि जो पार्टीज रहती है ना वो लोकल डिमांड्स को देखती है। जब नेशनल लेवल की कैंपेन्स करोगे आप तो आप नेशनल इश्यूज को देखोगे, लेकिन जब हमारे पास डिजिटल चीजें अवेलेबल है, मतलब कि जिस इंसान को जिस चीज की डिमांड है आप उसे वो चीज शो कर सकते हो। लोकलाइज डिमांड को फिल करना, कंटेंट को उस हिसाब से तैयार करना कि लोगों को लगे कि ये तो हमारे लिए ही काम करेंगे, उस चीज को चेक करने की जरूरत है। एंड द चैलेंज पोज्ड बाय प्लेटफॉर्माइजेशन। हम सब जानते हैं कि मतलब कि हमने रिसेंट स्टडीज में देखा, रिसेंट हमारे सामने रिपोर्ट सामने आई कि गूगल में जो एड्स दी जाती हैं वो सबसे ज्यादा बीजेपी लेड एड दी जा रही है। वो पैसा वहां बहुत लगा रहा है जिसकी वजह से मोनोपोली क्रिएट हो रही है बीजेपी गवर्नमेंट की। इस तरह के एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। सो इस पूरे एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है कि हमें डेमोक्रेटिक एंगेजमेंट विथ अ डिजिटल प्लग इन, मतलब कि जो हमें टेक्नोलॉजीज बढ़ती हुई नजर आ रही हैं उनको कहीं ना कहीं हमें अपनी रूल बुक्स में इंक्लूड करने की जरूरत है, ताकि जो हमारा मेन एम है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट करवाना, उसे हम कंप्लीटली फुलफिल कर पाए। देन नेक्स्ट इज नेविगेटिंग द न्यू टैक्सेशन सिनेरियो। इसके अंतर्गत बजट 2024 में जो टैक्सेशन हमने लाया उसको लेकर के डिस्कस किया गया है कि जो टैक्सेशन सिस्टम अब इंट्रोड्यूस किया गया है वो कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो एक चीज को ज्यादा बेनिफिट दे रहा है ताकि लोग उस चीज के पीछे ज्यादा भागे, ऐसा नहीं है। जिस तरह का बेनिफिट आपको इक्विटी में मिल रहा है वैसा ही बेनिफिट आपको बॉन्ड्स में मिलेगा, रियल स्टेट्स, इन्वेस्टमेंट, हर तरह में। मतलब कि जो टैक्स रेट है ना वो यूनिफॉर्म काइंड ऑफ हो चुका है। अब ऐसा नहीं है कि आप उस चीज में सपोज इक्विटी में ज्यादा पैसा अपने पास प्रॉफिट बना सकते हो तो आप ज्यादा इक्विटी की तरफ शिफ्ट हो, ऐसा नहीं है। अब यूनिफॉर्म टैक्स रेट टाइप का चीजें वर्क कर रही हैं। Then next is natural diamonds lose their sparkle but lab grown stones still have a shine. हम सब जानते हैं रशिया यूक्रेन के बीच में टसल चल रही है, मतलब कि वॉर लाइक सिचुएशन चल रही है। रशिया जो है वो वर्ल्ड में रॉ डायमंड्स का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। इवन इंडिया की जो डायमंड की लैब्स हैं या जो डायमंड मर्चेंट्स हैं वो जो डायमंड है ना रॉ डायमंड वो रशिया से ही इंपोर्ट करवाते हैं। सो रशिया के इस गलत चीज को देखते हुए कि वो इलीगली यूक्रेन पर इन्वेट कर रहा है, G20 कंट्रीज हो गई या कई सारी वेस्टर्न कंट्रीज हो गई, इन सब ने रशिया पर सैंक्शंस लगा रखे हैं। कहीं ना कहीं वर्ल्ड की इकोनॉमी डाउन हो रही है, इस वजह से डायमंड का मार्केट भी डाउन होता हुआ नजर आ रहा है। हमारा जो वेस्टर्न इंडिया का जो वेस्टर्न कोस्ट है, सूरत हो गया, अहमदाबाद हो गया, गुजरात रीजन बेसिकली कह सकते हैं, वहां पे कई सारे डायमंड मर्चेंट्स रहते हैं जो डायमंड्स के इंपोर्ट करते हैं, रॉ डायमंड को पॉलिश करते हैं और फिर एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन सैंक्शंस को बढ़ते हुए लोग डायमंड खरीद ही नहीं रहे। सो डायमंड का जो ट्रेड है नेचुरल डायमंड का वो घटता हुआ नजर आया। लेकिन लैब ग्रोन डायमंड जो रहते हैं, लैब ग्रोन स्टोन्स जो रहते हैं, वो हमें अपना एक स्टेबिलिटी मेंटेन करता हुआ नजर आया। बेसिकली होता क्या है कि हम जिस कंडीशंस में डायमंड बनता है ना वैसी कंडीशंस हम आर्टिफिशियली अवेलेबल करवाते हैं, उस हिसाब से डायमंड बनाते हैं, जिसे बोला जाता है लैब ग्रोन डायमंड। और जो कलर हमें नेचुरल रॉक्स में डायमंड के नहीं मिल पाते हम उस तरह के कलर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है डायमंड और भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो जाता है। सो उसकी डिमांड बढ़ती हुई हमें नजर आ रही है। कहीं ना कहीं यूके हो गया, अलग अलग कंट्रीज हो गई, वो हमारे लैब ग्रोन डायमंड्स की डिमांड कर रहे हैं और उस चीज में हमें एक ग्रोथ नजर आ रही है। बांग्लादेश सीक्स यूएस असिस्टेंस टू इम्प्लीमेंट इंटरिम गवर्नमेंट रिफॉर्म। हम सब जानते हैं बांग्लादेश में अभी इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म की गई जिसके हेड यूनुस है। इसके पहले शेख हसीना जी थी जिन्हें प्रोटेस्ट के चलते अपनी कंट्री छोड़कर जाना पड़ा। शेख हसीना जी के रिलेशंस यूएसए के साथ अच्छे नहीं थे। अभी जो है बांग्लादेश और यूएसए के रिलेशंस हमें बेहतर दिख रहे हैं, क्योंकि अभी यूएसए उसको असिस्टेंस भी प्रोवाइड करेगा। $200 मिलियन
डॉलर्स की बात की गई है कि हम आपको इतने मिलियंस की हेल्प करेंगे ताकि आप कंट्री में ये रिफॉर्म कर पाए, जो ड्रॉबैक्स हैं, जो चैलेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं, उन पर आप काम कर पाए। देन नेक्स्ट इज SpaceX प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन रिटर्न्स होम सेफली। पोलारिस डॉन ये एक स्पेस मिशन है जिसके अंतर्गत हमने 4 नॉन एक्सपर्ट मतलब कि जो सिविलियंस हैं उनको स्पेस वॉक के लिए भेजा था। सो अभी रिसेंटली जो स्पेस एक्स का मिशन है दैट इज नोन एज पोलारिस डॉन, जिसका वर्क क्या था, नॉन एक्सपर्ट्स को या यूं कह लो कि जो एस्ट्रोनॉट फील्ड को बिलोंग नहीं करते हैं, जो कि नॉर्मल सिविलियंस हैं, उन्हें हमने स्पेस वॉक कराने के लिए स्पेस पर भेजने की बात कही थी। वो मिशन अब सक्सेसफुली वापस अर्थ पर लौट आया है। Experts highlight impact of generative AI tools accelerating the क्लाइमेट क्राइसिस। बेसिकली इसमें बात की जा रही है कि जो बढ़ता हुआ हमें एआई का ट्रेंड नजर आ रहा है ना, हर चीज में हम एआई की बात कर रहे हैं, मशीन लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब की बात करें। सो इनका जो यूज बढ़ रहा है ना, उसकी वजह से क्लाइमेट क्राइसिस भी बढ़ता हुआ हमें नजर आ सकता है। क्यों? क्योंकि एआई ना अपने मतलब एआई जो चीजें कंडक्ट करता है, जो एक्टिविटीज करता है, उसको कंडक्ट करने के लिए उसको उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी, उतनी ज्यादा एनर्जी की भी जरूरत पड़ेगी। सो क्या होगा अल्टीमेटली, हमें अगर एआई के साथ वर्क करना है तो हमें उतनी ज्यादा एनर्जी जनरेट करनी पड़ेगी, उतनी ज्यादा एनर्जी एआई को देनी पड़ेगी ताकि हम काम कर सकें। इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज तो एनर्जी से ही रिलेटेड है ना। अगर आप फॉसिल फ्यूल्स वगैरह से एनर्जी बना रहे हो, फॉसिल फ्यूल का यूज कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, क्लाइमेट चेंज पर गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज जो अभी हो रहा है वो और भी ज्यादा स्पीड होकर के बढ़ता हुआ हमें नजर आएगा। इसमें बताया गया है कि जो AI है, AI and the cryptocurrency sectors consumed nearly 460 terawatt hours of electricity in 2022. That is 2% of total global production. जितना भी ग्लोब में एनर्जी का प्रोडक्शन हुआ उसका 2%, पूरा 2% सिर्फ और सिर्फ इन दो सेक्टर्स, एआई एंड क्रिप्टो करेंसी, इन दोनों सेक्टर्स ने पूरी 2% ग्लोबल प्रोडक्शन की एनर्जी का यूटिलाइज कर लिया। ये हमें रिसेंट स्टडी से पता पड़ा है। सो अब हमें जैसे जैसे हम एआई में और ज्यादा बढ़ते जाएंगे, हमें एनर्जी का कंजप्शन बढ़ता हुआ नजर आएगा और अल्टीमेटली क्लाइमेट क्राइसिस देखने को मिल सकता है। इस एडिटोरियल में एआई के अगेंस्ट जाने की बात नहीं की गई है कि हमें एआई में शिफ्ट नहीं होना है, ऐसा नहीं बोला गया है। इसमें ऐसा बोला है कि हमें वाइसली और जहां पे जरूरत है एआई की, सिर्फ वहां पर ही हम एआई का यूज करें। मतलब कि वॉइसली एंड जुडिशियली एआई का यूज हमें प्रमोट करना चाहिए, ना कि ऐसे कि चलो भाई टेक्नोलॉजी आ गई, हर चीज में हम एआई का यूज करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। देन नेक्स्ट इज प्रीलिम्स बिट्स। फर्स्ट वन इज सीबीआई। हम सब जानते हैं अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ केस चल रहा था। पहले तो अल्कोहल को लेकर के केस था, उसके बाद सीबीआई ने उनको अरेस्ट कर लिया था, लेकिन अभी रिसेंटली उन्हें 2-3 दिन पहले ही बेल मिली है। सो हमारे लिए सीबीआई इंस्टीट्यूट जरूरी हो जाता है। सीबीआई जो है वो एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल एंड पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस के अंतर्गत काम करनी है। याद रखने वाली बात यह है कि हमें कई बार ऐसा लगेगा कि सीबीआई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत काम करेगी, क्योंकि मेजरली हम फोर्सेस और पुलिस वगैरह को वहां कनेक्ट करते हैं, होम अफेयर्स से कनेक्ट करते हैं। याद रखना कि सीबीआई मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस के अंतर्गत काम करती है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये कोई स्टैट्यूटरी या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जिसे हमने दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के अंतर्गत बनाया है। ना ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो कि इन्वेस्टिगेशन के काम करने के लिए सबसे एपेक्स बॉडी है। साथ के साथ अगर इंटरपोल की बात करें, इंटरपोल मतलब इंटरनेशनल पुलिस, अगर ग्लोबल लेवल पर कोई क्राइम हो रहा है तो इंडिया से उस क्राइम को असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए, इंटरपोल को असिस्टेंस देने के लिए सीबीआई ही सामने आती है। देन नेक्स्ट,
एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये इसे हमने 1956 में बनाया था। मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हो गए, टेररिज्म के केसेस हो गए, इन सब को टैकल करने के लिए हमने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बनाया था। देन नेक्स्ट इज कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी। जैसे कि हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, दैट इज 22 लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिन्हें हमने कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर रखा है। सो हर लैंग्वेज में हमारे पास टेक्निकल टर्म्स अवेलेबल नहीं रहते हैं। सपोज कि जैसे इकोनॉमी के कुछ टर्म्स हो गए, रिसेंटली हम बात कर रहे थे, जैसे हम यूजुअली बात किसकी करते हैं, जीडीपी की, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सो इंग्लिश में तो मैंने बोल दिया जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पर हिंदी में क्या उसे बोलेंगे, उसके लिए टेक्निकल टर्म बनाया गया है, सकल घरेलू उत्पाद। सो जो ये कमीशन है ना, कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, इस कमीशन का काम है कि जो टेक्निकल टर्म्स हैं उन्हें हर एक लैंग्वेज में, अलग अलग लैंग्वेजेस में उसकी ग्लॉसरी को बनाना, उसके लिए टर्मिनोलॉजीज डिफाइन करना। सो CSTT को हमने 1960 में बनाया था। ये अलग अलग टेक्निकल टर्म्स और 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में प्रोवाइड करने के काम करती है। रिसेंटली इसने अपना एक पोर्टल भी लॉन्च किया था, शब्द पोर्टल, जिसके अंतर्गत एक तरह की डिक्शनरी है जिसमें हम किसी भी टेक्निकल टर्म को किसी दूसरे लैंग्वेज में क्या बोलेंगे उसे सर्च किया जा सकता है। देन नेक्स्ट इज कॉलेरा। रिसेंटली कॉलेरा के बढ़ते हुए केसेस सामने नजर आए हैं। कॉलेरा एक बैक्टीरिया से होता है जिसे बोला जाता है विब्रियो कॉलेरी, ये बैक्टीरिया का नाम है। कंटामिनेटेड फूड, कंटामिनेटेड वाटर, इन सब चीजों से हमें कॉलेरा हो सकता है। अनसेफ वाटर या कंटामिनेटेड फूड खाना या फिर इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से कॉलेरा हो सकता है। बेसिकली जो मॉनसून का सीजन रहता है ना, जब पानी अनसेफ टाइप का हो सकता है, पानी कहीं पे भरना शुरू हो जाता है, फिर वो कंटामिनेटेड हो जाता है, इस टाइम पे हमें कॉलेरा के बढ़ते हुए केसेस नजर आते हैं। प्रॉपर सैनिटेशन रखना, सेफ वाटर ड्रिंक करने से कॉलेरा होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। देन लॉयन टेल्ड मकाऊ। लॉयन टेल्ड मकाऊ इंडिया का एक नेटिव एनिमल है जो कि एक बंदर टाइप का दिखता है। यू कैन सी द पिक्चर। ये बेसिकली कर्नाटका, केरल, मतलब कि इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट के साइड हमें मिलता है। तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, केरल हो गया, मतलब कि नीलगिरी वाले रीजन में जो है वो लॉयन टेल्ड मकाऊ हमें ज्यादा देखने को मिलता है। इसका अगर IUCN स्टेटस देखा जाए तो दैट इज इंडेंजर्ड। देन प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसे हमने कई बार डिस्कस किया है। रिसेंटली हमने देखा इंडिया का हेल्थ सेक्टर में फ्लैगशिप प्रोग्राम चलता है जिसे बोला जाता है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसके अंतर्गत 2 सेक्टर्स हैं। पहला तो कि हमें हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, दूसरा कि जो सोशली इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के अंतर्गत वल्नरेबल लोग हैं उनको हमें 5 लाख तक का हेल्थ कवरेज देना है, इंश्योरेंस देना है। सो इसी के तहत इस स्कीम को हमने और एक्सपेंड किया। बीजेपी गवर्नमेंट ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में बताया था कि 70 साल के ऊपर के लोगों को हम कंप्लीटली हेल्थ कवरेज प्रोवाइड करने की बात करेंगे। सो गवर्नमेंट बन गई तो उन्होंने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत जो भी 70 से ज्यादा एज के लोग हैं उनको न तो उनके इकोनॉमिक स्टेटस, न उनकी कास्ट, मतलब कुछ भी क्राइटेरिया नहीं रखा गया। अगर आप 70 साल के ऊपर के हो तो आपको 5 लाख तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए। सो दिस वाज अबाउट प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसके अंतर्गत हम हर एक फैमिली को 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। ये बेसिकली फोकस करता है सेकेंडरी और टर्शियरी डिसीजेस पर। देन अल नजा एक एक्सरसाइज है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और ओमान के बीच में कंडक्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने ईस्टर्न ब्रिज को डिस्कस किया था कि इंडिया और ओमान की जो एयरफोर्स है वो ईस्टर्न ब्रिज कंडक्ट करती है। नसीम अल बहार इंडिया और ओमान की नेवल एक्सरसाइज है और आर्मी की एक्सरसाइज हो गई अल नजा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे।
थैंक यू सो मच। होप यू ऑल लाइक द सेशन। इस तरह के और इंटरेस्टिंग सेशन से बने रहने के लिए ज्वाइन करिए एग्जैक्ट IAS। हमारे टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम पेज और व्हाट्सएप को फॉलो करिए। डिस्क्रिप्टिव लिंक्स में हमारी व्हाट्सएप की डिटेल्स भी प्रोवाइडेड है। थैंक यू।